तो अब तक हमने कहाँ तक खत्म किया था? तो टिल नाउ वी हैव कंप्लीट द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। जैसे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने देखा, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने देखा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया कि एनर्जी जो होता है सर क्वांटम या फिर क्वांटाज में ट्रैवल करता है, उनका एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इसके ऊपर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए, 15 क्वेश्चन किए और आगे भी असाइनमेंट में करेंगे एच सी बाई लैम्डा। ओके, ये हो गया हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़ा आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो दिखाता है हमारा ये का पार्टिकल नेचर, किसका, हमारा जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर दिखाता है। हमने कैसे देखा, वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है सर, और वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, साइन नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये होता है वर्क फंक्शन। इतना एनर्जी अगर हम डालेंगे तो हमारे सरफेस में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो ये सब था डेवलपमेंट टुवर्ड्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। वहां पर हमने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा, जो कि परफेक्टली रेडिएशन इमिट या फिर ऑब्जर्व कर सकता है। ब्लैक बॉडी वो दिखने में भी ब्लैक कलर का ही होता है और परफेक्टली रेडियस इमिट और ऑब्जर्व कर सकता है, उसको बोलते हैं हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी। जितना आप उसको रेडिएशन दोगे वो ऑब्जर्व कर लेगा और उसी उतने रेडिएशन को, उतने ही अमाउंट के रेडिएशन को आपको वापस रिटर्न कर देगा, इमिट कर देगा। समझ रहे हो ना ब्लैक बॉडी का खेल क्या होता है। तो ये सब हमारा था डेवलपमेंट लीडिंग टुवर्ड्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो अब हम लोग एलिजिबल हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए। जैसे कि आपने 10th पास करने के बाद ही 11th में एडमिशन लिया, वैसे ही अगर हमने बोर्स के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट थ्योरीज को नहीं पढ़ा तो हम बोर एटॉमिक मॉडल को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम शुरू करते हैं अपना बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स। तो डायरेक्ट आपको ये पता है बोर एटॉमिक मॉडल नील बोर के द्वारा दिया गया था और ही ओवरकेम द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो ये सब आपको पता है, तो आप डायरेक्ट बोर्स एटॉमिक मॉडल का हेडिंग डालिए और पोस्टुलेट्स लिखिए, मेन पोस्टुलेट्स लिखिए। आप बड़ा सा हेडिंग डालिए बोर्स एटॉमिक मॉडल और उसके नीचे लिखिए मेन पोस्टुलेट्स। तो हम पहला पोस्टुलेट लिखेंगे, तो ये हमारा अब तक का जितना भी एटॉमिक मॉडल, जो एब्सर्ट एटॉमिक मॉडल्स आए हैं, ये सबसे अच्छा है, पर ये सबसे परफेक्ट एटॉमिक मॉडल नहीं है। इसके आगे समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल आता है और इसके आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी आता है। तो अब अभी जो हमारा करेंटली जो एटॉमिक मॉडल हमारे केमिस्ट के ग्रुप में एस्टेब्लिश्ड है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल को भी हमने ड्रॉप कर दिया कुछ सालों के रिसर्च के बाद। बट जब आपके लिए अभी कोई भी पूछेगा तो आपके लिए बेस्ट मॉडल है बोर्स एटॉमिक मॉडल। जब अगर आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपके लिए तब हो जाएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज द बेस्ट एटॉमिक मॉडल। तो अभी आप पहला पोस्टुलेट लिखना शुरू करेंगे, पूरा डायरेक्टली बोर्स के रिसर्च से ये लाइन्स उठाई गई है। यहाँ पर क्या उठाई गई है ना, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो कैसे घूमता है, इन स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिटल्स, इन स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिटल विथ ए डेफिनाइट वेलोसिटी। लिखते जाओ मेरे साथ, विथ ए डेफिनाइट वेलोसिटी द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस। उसका स्पीड जितना होगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जितना होगा, डिवाइडेड बाय वो सेल का सर्कमफरेंस कितना होगा। सर्कमफरेंस का मतलब समझ रहे हो ना, 2 पाई r, हमारा जो सर्कल का टोटल क्या बोलते हैं उसको हिंदी में मुझे पता नहीं, बट हर सर्कल का टोटल सर्कमफरेंस को हम बोलते हैं सर्कल का एक सर्कमफरेंस। तो हो जाएगा वेलोसिटी बाय सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस सर्कल का अगर रेडियस r हुआ तो उसका सर्कमफरेंस आ जाएगा 2 पाई r, ये तो आपको स्कूल से ही पता है। तो हम यहाँ पर ये निकाल दिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, हम यहाँ पर निकाल दिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो पहले पोस्टुलेट में इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब हम आगे चलते हैं। देखो ये जो थ्योरी है ना, आप अगर इसे पूरा इजीली मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही समझ लेंगे, बहुत बढ़िया है। अगर आप इसके ऊपर कुछ ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, अगर एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं तो सही है, अगर कोई दूसरा मतलब गलत रेफरेंस बुक उठा लेते हैं ना तो ये आपका पूरा दिमाग खराब करेगा। तो आपको जैसे पढ़ाते हैं हम अच्छे से ये वाला बुक रेफर कीजिए, मैं जो पीडीएफ आपको देता हूँ, और आपको इसके साथ एनसीईआरटी बुक को रेफर करना ही करना है, एनसीईआरटी बुक को नहीं छोड़ना है। समझ लो, अगर एनसीईआरटी बुक में कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी,
एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, जो यहाँ पर मिस हो रहे हैं, तो मुझे आप वो सब पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मिस हो रहा है, बल्कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। पर अगर कुछ भी छोटे छोटे चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ते वक्त, तो मुझे आप पूछ सकते हैं पर्सनली। ओके, बहुत बढ़िया। अब चलो दूसरा पोस्टुलेट लिखते हैं। होप कि आप सबने पहला पोस्टुलेट लिख लिया होगा। तो as long as an electron remains in a particular orbit, दूसरा पोस्टुलेट में बोला गया है कि जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहा, तो इट नाइदर इमिट्स और नाइदर अब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो जब तक भाई आप लोग शांत हो, आप एक पर्टिकुलर घर पे हो, तो आप एनर्जी इमिट करोगे क्यों, ऑब्जर्व करोगे क्यों? तो इलेक्ट्रॉन का भी वही फंडा है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, वो अपने ऑर्बिट में है, ना कि ऊपर जा रहा है, ना कि नीचे वाले ऑर्बिट में जा रहा है। तो वो है एक कांस्टेंट स्टेट में, वो एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है या फिर एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है। और वहां पर इन अदर स्टेटमेंट हम क्या समझ सकते हैं ना, इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसी स्टेटमेंट को अगर हम उल्टा समझें तो क्या समझेंगे ना, जब अपना इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहता है, एक ऑर्बिट में घूमता है, तो वहां पर उसका एनर्जी लेवल जो होता है ना, वही कांस्टेंट होता है। तो बहुत ही बढ़िया। तो सच ऑर्बिट्स, वैसे ऑर्बिट्स को जहां पर एनर्जी का लेवल, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कांस्टेंट होता है। देखो मुझे पता है कि सेकंड ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी लेवल एक कांस्टेंट होगा। तो सेकंड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमे, 6 इलेक्ट्रॉन घूमे या 8 इलेक्ट्रॉन घूमे, मुझे नहीं पता, पर उन सबका एनर्जी लेवल कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए इन सबको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिटल्स और स्टेशनरी एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स। भाई स्टेशनरी क्यों बोलते हैं ना, इनका एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं आता है विथ रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी नहीं? तो होप कि यहां तक आप लोगों को फंडा समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमें आगे इसका क्या, तीसरा पोस्टुलेट में क्या मिलता है। दूसरा पोस्टुलेट जल्दी लिख लीजिए, दूसरा पोस्टुलेट जल्दी लिख लीजिए। आज इट इज जैसा आपको दिया गया है वैसा ही लिख लीजिए, और एनसीईआरटी बुक में भी वैसा ही है, थोड़ा लंबा लंबा दिया गया है। आप एक बार रीडिंग मार देना, और यही पोस्टुलेट आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। टेंशन मत लो भाई, आपको फेल नहीं करवाऊंगा, अच्छे से पढ़वाऊंगा, और अच्छे अच्छे एंट्रेंसेस में आप जैसे अच्छा करोगे, समझ रहे हो? तो ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड, तीसरा पोस्टुलेट, ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली। कॉन्सेंट्रिकली मतलब समझ रहे हो, एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग, मतलब एक छोटा रिंग, उसके ऊपर और एक बड़ा रिंग, उसके ऊपर और एक बड़ा रिंग, उसके ऊपर और एक बड़ा रिंग, ऐसे कॉन्सेंट्रिकली हमने ऑर्बिटल्स को अरेंज किया। तो जो पहले आता है उसको हमने के सेल नाम दिया, जो दूसरे आया उसको हमने एल सेल नाम दिया, और इसके बीच में भी बहुत ऑर्बिटल्स हैं, पर वो स्टेशनरी ऑर्बिटल्स नहीं है, हमने सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिटल्स को नाम दिया, जहां पर एक कांस्टेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो स्टेशनरी ऑर्बिटल्स को हमने नाम क्या दिया ना, एन फॉर 1 इज इक्वल टू के, और एन जब 2 होगा तो उस सेल का नाम हमने एल दिया, एन जब 3 हुआ तो उस सेल का नाम हमने एम दिया। तो these integral numbers are known as principal quantum number। ओके, क्वांटम नंबर का नाम सुन के टेंशन मत हुई, क्वांटम नंबर के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। आपका अभी है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर और एक क्या बोलते हैं, आपको जो पढ़ाया गया था स्कूल में, सेल नंबर। हाँ कि नहीं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर सेल नंबर। यहां तक बहुत बढ़िया। ये पोस्टुलेट लिखिए, और ये वाला डायग्राम अच्छे से आपके कॉपी में बना दीजिए, अच्छे से आपके कॉपी में बना दीजिए। होप आप लोगों को ये सब मुश्किल नहीं लग रहा है, ज्यादा नॉर्मल लगना चाहिए, इतना भी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। आगे आएगा थोड़ा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, थोड़ा आएगा इक्वेशन विक्वेशन सॉल्व करना है, वहां पर थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है, पर ये वाला चीज आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो चलो तीसरा पोस्टुलेट अच्छे से लिखो भाई, पोस्टुलेट अच्छे से लिखो, एग्जाम में डायरेक्ट पोस्टुलेट पूछा जाता है कि राइट 5 पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है। तो जल्दी तीसरा पोस्टुलेट अच्छे से लिख के मुझे रेज हैंड कर दो या फिर बता दो।
ओके, कोई भी रेजान नहीं दिख रहा है मुझे, जल्दी रेजान करो भाई। आज सिर्फ 4 बच्चे क्लास कर रहे हैं, ऐसा देख के अच्छा नहीं लगता। आपको सबको क्लास करना चाहिए बेटा। ओके, एक बच्चे ने तो लिख लिया, फिर बाकी तीनों जल्दी जल्दी खत्म करो। हाँ हाँ, ओके। तो चलो अभी पोस्टुलेट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा पोस्टुलेट हमें क्या बताता है? ना द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ऑर्बिट में, वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता या फिर टाइम से चेंज नहीं करता। ऑब्वियसली जिस कलर क्वांटिटी है टाइम के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो हाउएवर द एनर्जी इज अब्सॉर्ब और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। ओके, लो से हाई जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा होगा तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होगा। फिर अगर हाई से लो आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका एनर्जी लेवल घट रहा होगा। हाई से लो आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका एनर्जी लेवल घट रहा होगा, हाँ कि नहीं? हाई से लो आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसका एनर्जी लेवल घट रहा होगा। तो स्टेट्स, ये वाला चौथा पॉइंट आप अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए। फिर हम 5वें, 6ठे और आगे जितने भी पोस्टुलेट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आगे पढ़िए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है भाई, अच्छे से पढ़िए। तो ये 5th और 6th जो पोस्टुलेट है ना, उनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी कैटेगरी में रखो। ये जो 5th एंड 6th पोस्टुलेट है ना भाई, उनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर वीवीआईपी कैटेगरी में रख लो। वीवीआईपी कैटेगरी में क्यों रखेंगे हम 6th और 5th और 6th पोस्टुलेट्स को? यहाँ पर इस साइड पे जूम कीजिए, इस वाले पार्ट पे जूम कीजिए अच्छे से अपने कॉपी को, या फिर फोन को इस वाले पार्ट में अच्छे से जूम कर दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। तो पहले हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। वेव नेचर मतलब आपको आइदर वेवलेंथ निकालना होता है या फिर फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है या फिर इमिट करता है, ओके, उसका फ्रीक्वेंसी हमें नापना पड़ेगा, उसका फ्रीक्वेंसी हमें नापना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे नापेंगे हम ना? E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई H फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो frequency is equal to E2 minus E1, where E2 is the energy of higher stationary state या फिर higher orbital, okay, and E1 is the energy of lower stationary state या फिर lower orbit, okay। orbit और orbital दो डिफरेंट चीजें हैं, आप अभी orbit समझिए, हम आगे orbital समझाएंगे। तो E2 हमेशा हायर होगा, आप हाई एनर्जी से लो एनर्जी को माइनस करेंगे जैसे कि आपका वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए, ओके। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता, समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। अगर आपको सिंपली 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल क्या है और उसके ऊपर से एक प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं यहीं से, और प्रॉब्लम इस फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ओके। फिर अभी एंगुलर मोमेंटम की तरफ चलते हैं, जल्दी से फ्रीक्वेंसी रूल लिखिए, फिर एंगुलर मोमेंटम रूल समझाऊंगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई? जब आप सर्कुलर मोशन करता है कोई भी पार्टिकल तो उसका एक मोमेंटम होता है। फिजिक्स सर ने आपको लीनियर मोमेंटम पढ़ाया होगा, P इज इक्वल टू एम बी। जैसे ही जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो L इज इक्वल टू एम बी आर एक एंगुलर मोमेंटम होता है, वेयर M फॉर द मास ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर तो हम अपना इलेक्ट्रॉन है उसका मास ले लेंगे, और V फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और R इज द रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस ऑफ द पाथ। जो सर्कल में वो घूम रहा है उसी सर्कल का रेडियस, समझ रहे हो? उसी सर्कल का रेडियस, जो सर्कल में वो घूम रहा है उसी सर्कल का रेडियस। तो L इज इक्वल टू एम बी आर, बोर के हिसाब से ये होगा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ H बाई 2 पाई, और यहाँ पर L इज इक्वल टू एम बी आर इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई हो गया। तो N कहां से कहां तक वेरी करेगा? N इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 N, मतलब नेचुरल नंबर ही होंगे।
ओके, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर v ये है और यहाँ पर न्यू है, दोनों कंफ्यूज मत हो जाना, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी और v है वेलोसिटी, कंफ्यूज मत हो जाना, लिख लेना साइड में। फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी को कभी मिक्सअप मत करना, दिमाग में अभी से डाल दो। ओके, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन of mass m revolving around the nucleus in a circular path of nth orbit of radius rn। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिफ्थ और सिक्स्थ पोस्टुलेट लिख लीजिए और आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर थ्योरी। तो हमने सारे पोस्टुलेट अच्छे से डिस्कस कर दिए जितना हमको पता था बोर के बारे में, और अब हम उनका एप्लीकेशन करना सीखेंगे। सर कौन से क्वेश्चन में वो यूज होता है, क्या उससे हो सकता है, तो उस सब के बारे में अभी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जल्दी से लिख के रेजान कीजिए, जल्दी से ये दोनों पोस्टुलेट लिखने के बाद मुझे रेजान करके बता दीजिए। तो चलो, ये कोई भी हाथ नहीं दिखा किसका भी, जल्दी जल्दी लिखो, हाथ अपना हाथ स्पीड करो अपने जहां से भी आप लिख रहे हो। लगता है सब स्टडी रूम में लिख रहे हो, किचन में बैठ के मत लिखना, स्टडी रूम में अपने टेबल या फिर बेड या फिर कहीं भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी आपको अच्छा लग रहा हो, सो के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, बस पढ़ो, पढ़ लो भाई, बस सो के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, कुछ भी करके पढ़ो, पढ़ लो। ओके, तो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं अपने एप्लीकेशन के पार्ट पर। तो बोर्स थ्योरी में क्या क्या एप्लीकेशन सिखाता है, तो पहला चीज जो सिखाता है अपने स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम के बारे में। सर एटॉम का स्टेबिलिटी कितना होगा, वो हमें बोर्स का थ्योरी सिखाता है। उसने स्टेबिलिटी के बारे में क्या सिखाया ना, देखिए पहला एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी हेडिंग डाल के पहला पॉइंट दीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम। एटॉम स्टेबल है कि नहीं वो बोर्स थ्योरी से हमें कैसे पता चलेगा। तो बोर का एटॉमिक मॉडल वही स्टेबल था। कैसे स्टेबल था ना, जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी भी अपने ऑर्बिटल में घूम रहा है जहां पर वो स्टेशनरी है, मतलब एनर्जी इमिट नहीं करता है या फिर एनर्जी ऑब्जर्व नहीं करता है, तो उसी स्टेट में अगर हम उसको कंसीडर करेंगे तो उस एटॉम से ना ही एनर्जी निकल रहा है ना ही एनर्जी उसके अंदर जा रहा है, तो ये हो गया एक स्टेबल स्टेट एटॉम का, और इसी के बारे में बोर ने यहाँ पर लिखा है। तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हो या फिर अपने लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूम रहा है और सबको एक डेफिनेट एनर्जी लेवल दिया गया है, के सेल, एम सेल, एम सेल, ओके, ऐसे ही दिया गया है। तो यहाँ पर कोई एनर्जी इमिट नहीं करता, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, तो ये हो गया स्टेबल एटम का एक। और हमने रदरफोर्ड में क्या देखा था, वहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, एनर्जी रेडिएट करता है और फाइनली जाके समा जाता है। कहां पर समा जाता था, फाइनली जाके समा जाता था न्यूक्लियस पे, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अपना जो एटम है वो स्टेबल है। जल्दी से ये लिख लीजिए और हम आगे चलते हैं, जल्दी से लिख लीजिए, आगे चलते हैं। कुछ बोल सकते हो? बेटा आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? ओके, तो अभी से सीरियस होकर लग जाओ, अभी भी टाइम नहीं गया है, हमारे पास बहुत टाइम है, अपने आपके पास बहुत टाइम है। आप जितना भी क्लास मिस किए हो या फिर अच्छे से नहीं पढ़े हो और एक बार उसको रिपीट कर सकते हो, और मैं तो हूँ, जितने बार भी आप एक ही क्वेश्चन को पूछोगे तब तक भी मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो अभी देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ बोर्स रेडियस। सर बोर का रेडियस क्या है ना, बोर्स रेडियस वो रेडियस है
जैसे आप नापते हैं वो जो स्टेशनरी स्टेट्स, KSN का रेडियस न्यूक्लियस से, LSN का रेडियस न्यूक्लियस से, MSN का रेडियस न्यूक्लियस से, ऐसे ही ये सब जो नापते हो इसी को हम बोलते हैं बोर्स रेडियस। और बोर्स रेडियस निकालने के लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास है। कौन सा फॉर्मूला है ना, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर k m e स्क्वायर z। तो ये फॉर्मूला के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ए नॉट क्या होता है ना, पहले स्टेशनरी स्टेट का रेडियस होता है और इंटू एन स्क्वायर, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। तो आपको ए नॉट का वैल्यू को रट्टा मार देना है, समझ रहे हो। पहले ऑर्बिट का वैल्यू को आपको, रेडियस के वैल्यू को आपको रट्टा मारना है। क्या है ना, 52.9 पिकोमीटर या फिर 0.0529 नैनोमीटर या फिर 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर आपको पहले ऑर्बिटल का रेडियस पता है, मैं अगर आपको पूछता हूं R2 का वैल्यू कितना होगा, कौन मुझे फास्टेस्ट आंसर दे सकता है, बताओ। R2 का वैल्यू कितना होगा, R2 इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। N4 यहां पर कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। तो 4 ए नॉट, समझ आएगी नहीं आया। आप ए नॉट का वैल्यू डाल देंगे और आपको आपका नैनोमीटर या फिर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में चाहिए होगा या फिर आपको पिकोमीटर में चाहिए होगा, वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली बताओ R3 का वैल्यू कितना होगा, 9 ए नॉट। और सिमिलरली R4 का वैल्यू बता दो भाई लोग, 16 ए नॉट, हाँ कि नहीं। तो ऐसे हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला को VVIP जोन में रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन में रखो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे आपको R5 तक का रेडियस खुद को निकाल के रखना है। ऐसे मैंने जैसे निकाला वैसे नहीं, आपको अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाल दो, ये सब रेडियस आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाल के रखो, इन आर्मस्ट्रॉन्ग सब कुछ निकाल के रखो R5 तक। जैसे हम एनर्जी है R5 तक आर्मस्ट्रॉन्ग में निकाल, जो ये जूल में निकाल देंगे, समझ रहे हो। तो जब हम कंसीडर करेंगे, ये तो हाइड्रोजन वाले एटम के लिए था, ऊपर वाला जो फॉर्मूला वो हाइड्रोजन एटम के लिए था। पर ये नीचे वाला फॉर्मूला है हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ऊपर वाला फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए था, सिंपली हाइड्रोजन एटम के लिए था ऊपर वाला फॉर्मूला। पर ये नीचे वाला फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हमारे पास क्या है, ये क्या खुल रहा है भाई, हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हमारे पास क्या है सर, हाइड्रोजन लाइक एक ही तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक एटम हम कहां से लाएंगे। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम क्या होता है ना, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि आपका हीलियम प्लस, ओके, ये है हाइड्रोजन लाइक एटम। यहाँ पर जेड कितना होगा, जेड का वैल्यू कितना होगा हीलियम में, दिमाग लगाओ थोड़ा, 2 होगा। लिथियम 2 प्लस, यहाँ पर भी यह हाइड्रोजन लाइक एटम होगा, पर यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पर बेरिलियम 3 प्लस में, यहां पर जेड का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। तो ये सब लिखो, दिस इज एप्लीकेबल, द अबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ए नॉट का वैल्यू सेम रहेगा, ए नॉट का वैल्यू सेम रहेगा जो है 0.529 एंगस्ट्रॉम, बट ये सब का वैल्यू चेंज होगा। जेड का वैल्यू आप देख के डालोगे अपने एटम या फिर आयन को, और एन का वैल्यू भी सेम रहेगा। आपको R2 पूछा गया है तो R2 निकालोगे, R3 पूछा गया है तो R3 निकालोगे। ए नॉट का वैल्यू सेम रहेगा, पर जब R1 निकालोगे आप हीलियम के लिए, R1 निकालोगे आप हीलियम के लिए, तो वो हो जाएगा ए नॉट बाई 2। जैसे ही अगर आप R1 निकालोगे लिथियम 2 प्लस के लिए, तो हो जाएगा ए नॉट बाई 3। समझ रहे हो ना, ये फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जहां पर जेड एक हमारा क्रिमिनल आ जाता है, जेड एक हमारा बड़ा फैक्टर आ जाता है, जेड फॉर हमारा एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, बहुत ही बेसिक चीज है, जल्दी से ये फॉर्मूला लिख लीजिए। आगे हम एनर्जी के ऊपर जाएंगे और एनर्जी के 2 फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, हाँ कि नहीं। एनर्जी के ऊपर जाएंगे और एनर्जी के 2 फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए भी यूज करते हो तब भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ना हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा।
तो ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आप चाहे तो एक ही फॉर्मूला याद रख सकते हो, वो होगा नीचे वाला। ऊपर वाला फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन के लिए काम देगा, पर ये Z1 2 3 4 तक काम दे सकता है, जो कि हाइड्रोजन लाइक एटम होंगे। आप अगर बोलोगे कि सर मुझे सोडियम का रेडियस निकाल के दो ऐसे, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बोर का एटॉमिक मॉडल था, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ओके, आज एनर्जी का फंडा खत्म करेंगे और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आपका दिमाग नहीं खराब करेंगे। एनर्जी का फंडा खत्म करेंगे और आप अपना एनर्जी बचाइए, अपना एनर्जी बचाइए बाकी बायो और मैथ क्लास करने के लिए। अपना एनर्जी बचाइए बाकी बायो और मैथ क्लास करने के लिए। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन लाइक एटम है हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस और बेरिलियम 3 प्लस, हाँ कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अभी एनर्जी की तरफ और दो एग्जाम्पल सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा हमारा आज का कॉन्सेप्ट का खात्मा। तो देखो, ये तीसरा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ बोर्स का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन En इज इन nth ऑर्बिट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको तो ये पहले से पता है कि टोटल एनर्जी का सम कैसे निकालते हैं हम ना, पोटेंशियल एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी को मिलाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टेशनरी एनर्जी, एक पार्टिकल बैठा हुआ है उसका एनर्जी कितना है, और एक पार्टिकल मोशन में है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, मूविंग एनर्जी इसको बोलते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और इसको स्टेशनरी एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स में ना, हाफ mv², और इसका फॉर्मूला क्या होता है mgh। ओके, mgh। तो यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिल गया 2π², लिखते जाओ 2π² mz² e4k² डिवाइडेड बाय n² h²। तो इतने बड़े फॉर्मूले को हमें याद नहीं रखना है, इतने बड़े फॉर्मूले को हमें याद नहीं रखना है। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म आपको करके अभी दिखा दूंगा। तो फॉर एच एटम हमें हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना डालना है, 1 डालना है। तो यहां से हमने Z² को निकाल दिया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला हो गया ये, और ये हो गया हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, ये हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। फिर अगर आप k का वैल्यू 1 ले लेते हो, क्योंकि हमें पता है k का वैल्यू सीजीएस यूनिट में 1 है, k है यहाँ पर परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, ये फिजिक्स में आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, एक अच्छा सा चैप्टर है वहां पर पढ़ेंगे, यहाँ पर आप याद रख लीजिए इसको। तो तब हमारा En हो गया -2π² mf e⁴ n² h²। ये सारे फॉर्मूला को अपने कॉपी में लिखिए, पर कौन सा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आखिरी में बताऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये आखिरी वाला देखिए, ये जो चौथा वाला और पांचवा वाला, ये दोनों हमारे लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। 1 2 3 आप लिख लीजिए कॉपी में, पर ये जो चौथा वाला और पांचवा वाला है ना भाई, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बाय प्लॉटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ कांस्टेंट, हमने जितने भी हमारे पास मास और चार्ज के वैल्यू थे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.31 × 10⁻⁻31 केजी। तो हम जब इन सब का वैल्यू डाल देते हैं एनर्जी के फॉर्मूले में, तो हमें मिल जाता है कि -2.18 × 10⁻⁸ जूल पर एटम, ये वाला फॉर्मूला मिलता है। और यहाँ पर मिलता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और हमें और एक फॉर्मूला मिलता है, क्या मिलता है ना, मोल्स में जब हमें निकालना है पर मोल्स में, एटम और मोल का रिलेशनशिप आपको पता है, एवोगाड्रो नंबर। ओके, 6.022 × 10⁻21 या 23 कुछ भी हो। ओके 23 शायद या 21, बताओ भाई, आप लोग को पढ़ना है, मुझे थोड़ी ना पढ़ना है इसके बारे में। फिर तो ये वाला आ जाता है अपना फाइनल फॉर्मूला, इसको आप लिख लीजिए। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ओके, एनर्जी में। तो सिमिलरली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, जब हम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए कंसीडर करते हैं, वहां पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा Z² आ जाएगा। कहां पर आएगा ना सर, न्यूमरेटर में एक एक्स्ट्रा Z² मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज n² डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर En का वैल्यू ये वाला आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वाला आ जाएगा जूल में, और ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर माइनस छूट गया, ये वाला आ जाएगा किलो जूल पर मोल्स में।
ओके, जल्दी से ये लिखिए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, और एक बार आपको नहीं बताना पड़ेगा कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन होते हैं, और यहाँ पर ये हो गया नॉर्मल हाइड्रोजन एटम के लिए। जल्दी से ये सब फॉर्मूला बुक में लिखिए, और इसे 2-3 बार कॉपी में आपको रिवाइज करना होगा, 2-3 बार रिवाइज करना होगा। इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तभी जाके इसके ऊपर क्लैरिटी आएगा, तभी जाके इसके ऊपर क्लैरिटी आएगा। ओके, तो अभी मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आपको मुझे अभी अभी निकाल के दिखाना है E1, E2, E3, E4, ये चारों निकालना है हाइड्रोजन एटम के लिए। कौन से यूनिट में सर आप निकालना चाहते हैं? हमें सर आप कौन से यूनिट में निकाल के दिखाना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले यूनिट में मुझे E4 तक निकाल के आपको दिखाना होगा जब ये अपना क्लास खत्म होगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल करके समझा देता हूं। अरे फॉर्मूला है, आपको n का वैल्यू पता है, आप निकाल सकते हैं, अपने ऊपर थोड़ा इतना तो कॉन्फिडेंस रख ही लो। ओके, तो ये एग्जाम्पल देखो, यहां पर हमें दिया गया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in of an H atom in ground state is ATK. Then what is the energy of electron in fast excited state? Fast excited state का मतलब है, fast excited state का मतलब है E2, और ground state का मतलब है E1, second excited state का मतलब है E3। ओके, फास्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में यही फर्क है। ग्राउंड स्टेट हम E1 बोलते हैं, और फास्ट एक्साइटेड स्टेट को हम E2 बोलते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को हम बोलते हैं E3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट को बोलते हैं E4। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पर n का वैल्यू कितना निकलेगा फास्ट एक्साइटेड स्टेट में? 2 निकलेगा, यही मैं आपको समझाना चाहता था। फास्ट एक्साइटेड स्टेट में n का वैल्यू 2 निकलता है, 1 नहीं निकलता है। तो यहाँ पर आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है भाई, और आप n का वैल्यू जानते हो, z का वैल्यू जानते हो, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, n का वैल्यू 2 निकला, तो आप E2 या फिर फास्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकाल दोगे, डिवाइडेड बाय जस्ट n स्क्वायर डिवाइड कर दोगे, आपका आसानी से निकल जाएगा। ये सही है, आप E3 और E4 भी निकाल सकते हो भाई, ये सही है, आप E3 और E4 E5 ऐसे ही निकाल सकते हो। यहीं पर आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पर आपका हाइड्रोजन एटम के लिए होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आप ये हीलियम के लिए या फिर लिथियम प्लस के लिए, लिथियम 2 प्लस के लिए या फिर बेरिलियम 3 प्लस के लिए भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया गया है। क्या कॉम्प्लेक्स किया गया है ना? व्हाट आर द एनर्जी इन ए जूल एंड वेवलेंथ इन मीटर्स ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम N5 लेवल टू N3 लेवल इन ए हीलियम प्लस आयन। तो यहां पर आपको पहले निकालना है भाई नेट